रोडवेज़ डिपार्टमेंट से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारी सोशल मुहिम जो लगातार बड़ी पॉपुलर होती जा रही है, समाज में लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और रोडवेज़ डिपार्टमेंट से गांव है ये नागल, जो ज़िला शामली में पड़ता है। वहीं से एक शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम ओमपाल सिंह है, गांव नागल से हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट शामली है। रोडवेज़ डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्टिंग हुआ करती थी आप? मैं टिकट वेरीफायर के नाम से था जी, उधर ये पोस्ट थी मेरी। हमारे दर्शकों को बताइए कि रोडवेज़ डिपार्टमेंट क्या है और रोडवेज़ आम आदमी को क्या फैसिलिटी देता है, अगर कंपैरेटिवली प्राइवेट की बात करें। हरियाणा रोडवेज़ हिंदुस्तान की एक फेमस ट्रांसपोर्ट है और मैं उसमें जॉब करता था। बहुत अच्छा बिहेव, मेरे समय के जो एम्प्लॉयज़ थे आपस में बहुत प्यार से रहते थे। कौन से सन में थे आप? 84 में था जी। 84 में मैं वहाँ करनाल डिपो में ज्वाइन किया। उसके बाद में लॉन्गर स्टे होने पे इसमें कुरुक्षेत्र डिपो में गया, फिर वापस पानीपत में आ गया। पानीपत से 2015 में रिटायर हुआ हूँ। कितना विश्वास है हरियाणा के लोगों का रोडवेज़ डिपार्टमेंट के लोगों पर? सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं रोडवेज़, हरियाणा रोडवेज़ देती है पूरे इंडिया में। हाँ, पूरे इंडिया में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें प्राइवेटेशन का गवर्नमेंट कई बार वो करती है। यानी आजकल की गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसका डिपार्टमेंट ने हमेशा एम्प्लॉयज़ ने विरोध करा है। जबकि हम बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, तो इस डिपार्टमेंट को प्राइवेटेशन में क्यों ले जा रहे हो? उसके लिए लंबी कई स्ट्राइक भी हुई हैं, लेकिन सरकार को उसके दबाव में आके कुछ कम किया, छोटे रूट के परमिट दिए प्राइवेट सोसाइटी की दुकान। अधिकारियों का रवैया किस तरह का हुआ करता था सन 80 की अगर बात करें? अधिकारियों का रवैया पब्लिक के साथ बहुत अच्छा था आज के बनिस्बत। आज तो कना इतना पब्लिक को वैसा समझते हैं दोयम सा, लेकिन उस टाइम के अफसर भी, एम्प्लॉयज़ भी यानी पब्लिक को बहुत महत्व देते थे। हिंदुस्तान के अधिकारी, ख़ास तौर से आप लोग हरियाणा में रहे हैं, वो कोई भी स्टेट हो, तो जो ऑफिसर्स हैं उनका जो नज़रिया है वो कितना होता है अपने काम के प्रति, कितने डेडिकेटेड होते हैं, कितना समर्पण होता है और पब्लिक को वो कितना कोऑपरेट करते हैं, अगर मैं ओरिजिनली जानने की कोशिश करूं? हरियाणा रोडवेज के सभी ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ पब्लिक के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं। अब इस समय तो कुछ बदलाव आ गया, क्योंकि वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एम्प्लॉयज़ रखे जाने लगे। उस टाइम रेगुलर बेस के एम्प्लॉयज़ होते थे, जो डिपार्टमेंट को नजर से ये हमारी रोजी रोटी है और इसकी वजह से हम भविष्य में अपने बच्चों को इसमें रख सकते हैं। विरोध का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब हम इस डिपार्टमेंट को यानी प्राइवेट में सरकार भेजेगी तो हमारे बच्चों का भविष्य कुछ कम बैठेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर से उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि हर कोई रोडवेज़ डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता, लेकिन हर कोई अपनी गाड़ी भी खरीद सकता है, कहीं कंडक्टर बन सकता है प्राइवेटली, तो उन लोगों को तो नुकसान हुआ है? नहीं, उन्हें नुकसान कैसे है? वो तो पैरालिसिस सिस्टम चल गया। नहीं, वो कंपटीशन करेंगे। कई बार मोनोपोली जिस डिपार्टमेंट का पूरा होल्ड होता है, जैसे बैंकिंग की बात करूँ मैं, अगर प्राइवेट बैंक ना होते तो सरकारी बैंकों के एम्प्लॉयज़ का तो यानी वो बढ़ जाता है पब्लिक। हाँ, पब्लिक को वो इतनी सुविधाएं ने, उनमें एंटसी की बात रहती है। अगर प्राइवेट कंपटीशन पे आ जाता है तो फिर थोड़ा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों स्टेट के रोडवेज़ डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर डिफरेंस क्या नज़र आता है? हरियाणा रोडवेज एक डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नाम से है, और यूपी रोडवेज निगम है, यूपी परिवहन निगम और ट्रांसपोर्ट दोनों में फ़र्क बताइए हमारे आम दर्शक को भी। निगम का सिद्धांत ये है कि निगम को सरकार घाटे के नाम पे या किसी भी तरीके से निगम को तोड़ सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं टूटता। डिपार्टमेंट में यानी उसके तोड़ने की एक इतनी घाटा या कुछ इस बेस पे नहीं तोड़ सकते। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ निगम है, वहाँ ट्रांसपोर्ट है? ये तो कई राज्यों में निगम ही है शुरू से ही, जैसे दिल्ली परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। सिर्फ पंजाब रोडवेज़ और हरियाणा रोडवेज़, ये दो डिपार्टमेंट, इन्हें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कहते हैं। रोडवेज़ तो हम अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन हैं ये दोनों ट्रांसपोर्ट। हमारे जो आई कार्ड वगैरह इशू होते हैं
उनमें यही लिखा जाता है कि हरियाणा रोडवेज, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपका ज़्यादातर वक्त बीता है हरियाणा में वैसे उत्तर प्रदेश से भी आप कनेक्टेड है, इस वक्त भी उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ के लोगों का नज़रिया और वहाँ के लोगों का नज़रिया, उसमें भी फ़र्क बताइए। वहाँ के लोग वैसे ज़्यादा बकवासबाजी में कम ध्यान देते हैं, काम से काम रखते हैं। हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पर ऐंठ पड़ते हैं, यूँ है फ़र्क बस। मतलब गुरूर है इन लोगों में। हाँ, तो फ़र्क है थोड़ा सा, क्यों देखो मैं इलेक्शन ड्यूटियों में रहा वहाँ बाबू होने की वजह से, तो वहाँ देखो कितना विश्वास है। सरपंची का इलेक्शन होता है, यहाँ प्रधान बोलते हैं, प्रधान के लिए इतना, जैसे MP MLA का इलेक्शन है इस तरह से भी होता है। वहाँ हम इलेक्शन करवाने के बाद में, यानी जैसे 5 पार्टी बैठी किसी गांव में, तो फर्स्ट पार्टी हो इलेक्शन पोलिंग वाली, तो फर्स्ट पार्टी हम 4 आदमी 4 पार्टियाँ उसे फर्स्ट पार्टी को अपनी वो देंगे वोटों का, और उसी जगह वहीं डिक्लेयर कर देते हैं कि ये सरपंच है। जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश में तो धोखाबाजी हुई है, ये हुआ वो नू एडमिट कर लेते हैं। अब हाँ मैं जीतता हूँ तो इसकी भाग है, मैं हारा हूँ तो मेरा भाग है, नहीं विद्वेष नहीं रखते यहाँ। यानी जितने पीछे भी जीतने वाले को मुझे वोट नहीं दी थी, उसे नहीं वोट दी, वहाँ ऐसा कुछ कम है। यानी तजब्जुब का शिकार रहता है, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, वहाँ क्लैरिटी है मेंटलिटी के अंदर। इसके बारे में और बताऊँ मैं, जैसे यहाँ पूरी फोर्स लगेगी जिस दिन इलेक्शन होगा सर प्रधानी का, और उस टाइम दूसरी जगह ब्लॉक में जाके या कहीं भी जाकर काउंटिंग होगी, जैसे MP MLA की होती है, वहाँ उसी टाइम उसी गांव का सरपंच करके और सब मान लें आपस में मिठाई बांट कर छुट्टी। ये है 80 हारने वाला हार मान लेगा, जीतने वाला जीत मान लेगा। यहाँ नु गए धोखा होया मेरे साथ, एक्सेप्ट नहीं करता, वहाँ एक्सेप्ट कर लेता है आदमी। अच्छा, थोड़ा सा जो बदलाव आपको महसूस हुआ है, चूँकि अब हरियाणा क्या हिंदुस्तान का कोई, पूरी दुनिया में एक बदलाव है, यानी द विंड ऑफ चेंज बीन ब्लोइंग इन द होल वर्ल्ड, तो ये जो बदलाव है इसकी खास वजह क्या है? लोगों की सोच में भी कमर्शलाइजेशन आ गया है, किस तरह से मतलब उठने बैठने में भी, सामाजिकता में भी, किसी के साथ बर्ताव करने में भी, किसी के साथ रिश्ते नाते बनाने में भी। मैं इस तरह से कहूँ भाई, जो आदमी जहाँ रहता है वहाँ के व्यवहार को पढ़ता है। अब मैं एजुकेशन शुरू में यानी पढ़ने के बाद में जॉब में उधर चला गया। हालांकि मेरे कई जॉब यूपी में लगे थे, यूपी रोडवेज में ही मेरे बाबू की पोस्ट के लिए लखनऊ इसमें मेरठ में इंटरव्यू हुआ, 4 ARM बैठे थे 10 साल पहले। लेकिन उस टाइम में ये था, घर में कोई सरकारी नौकर नहीं था या इतनी जानकारी भी नहीं थी, तो उसमें ये लिखा हुआ था ये पद अस्थायी है। अब उस टाइम यही थी, मेरे मन में ये थिंकिंग आई कि मैं अस्थायी पद के बजाय मैं तो जहाँ स्थायी पद होगा यानी पक्का परमानेंट उसमें जॉब करूँगा। तो बाद में पता चला ये तो एक टेम्परेरी यानी भाषा होती है डिपार्टमेंट की, अगर ये पद अस्थायी है, होते परमानेंट ही होते परमानेंट ही। अब उस बात को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो मैं उसे यानी मेडिकल उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, मुझे मेडिकल कराने के लिए चिट्ठी दी थी और ज्वाइन कर लो, मैं ज्वाइन नहीं करा। ARM की फुल फॉर्म भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। असिस्टेंट यानी सहायक रोडवेज नहीं, सहायक परिवहन अधिकारी, इसकी ये पोस्ट है यहाँ। तो वहाँ HCS लगते हैं सारे, यानी वो किसी डिपार्टमेंट में जाकर इसमें म्यूनिसिपलिटी के वो भी नगर प्रशासक भी लग जाते हैं, और GM रोडवेज, GM शुगर मिल, इंडस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट का वहाँ PCS है। ये आपको किसने इंस्पायर्ड किया है एक जॉब के लिए उस समय 84 में? मतलब कौन है आपके गुरु, कौन वो शख्स हैं जो वास्तव में आज भी आप उनको रोल मॉडल मानते हैं? ऐसा है जी, मेरे खुद की था घर, तो परिवार में तो इतने एजुकेशन थी नहीं, सब खेती बाड़ी वाले थे। मैं खुद के स्ट्रगल से ये सब किया, सेल्फ था, और ये करना है, मुझे जॉब करना ही करना है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि विदाउट डायरेक्शन एनीबडी कैन अचीव एनी प्लेस? डायरेक्शन ना होने की वजह से तो जॉब 10 साल पहले छोटा जो रोडवेज में मुझे 10 साल बाद मिले हरियाणा की। यूपी रोडवेज में जो 10 साल पहले क्लर्क की नौकरी स्टोर कीपर की थी, वो नहीं, डायरेक्शन ना होने की वजह से ही तो वो सेल्फ डिपेंड, उसमें कंफ्यूज हो गया, छोड़ दिया आगे। कभी सेतु निगम में 4 नौकरियां छोड़ दी हमने। जिन लड़कों के पास आज के ज़माने में डायरेक्शन नहीं है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? भाई देखो,
एवरीबडी फाइंड ही ओवन वे, हर किसी को अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो अगर परिवार में एजुकेटेड कोई आदमी होगा पहले तो सहयोग करेगा। अब जब नू है भाई 4 दिन में ये भी यहाँ आ जाएगा। लेकिन आज के ज़माने में जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं। कैसे? कहीं ना कहीं उनकी जो मेंटलिटी है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वो कॉपरेट करने के मूड में कम होते हैं जो एजुकेटेड लोग हैं। कहीं ना कहीं सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन को ही कॉपरेट करते हैं, अपना जो फैमिली होता है, दूसरे लोग होते हैं, आस पड़ोस के होते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उनको कॉपरेट कर सकते हो। आपको क्या लगता है? ये बात किस मुद्दे में पूछ रहे? जैसे मान लिया एक पड़ोस का कोई बच्चा है सपोज़, और आप रोड कम्युनिटी से है, वो दूसरी कास्ट से है, वो किसी रोड के जो जनरल माना जाता है उसके पास आता है, तो कहीं ना कहीं मन में रहता है कि यार इसको कहाँ कॉपरेट करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो फिर इस तरह की एक भावना जो पनप रही है समाज में। तो क्या आपको नहीं लगता इस तरह की कोई टेंडेंसी है? नहीं, ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है। जो बढ़ रहा है उसे बढ़ने वाले को कौन रोक देगा? जब वो खुद ही करना सक्षम नहीं है तो उसे तो सपोर्ट की ज़रूरत है। जो आदमी खुल के सेल्फ के उससे रहता है कि नहीं मुझे ये करना है, तो वो तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता। चलते चलते क्या नाम बताया सर? ओमपाल सिंह। ओमपाल सिंह, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश का एक आदमी जो आपको सुन रहा है? ये नहीं भाई, अपना रास्ता, मैं वही कहूँगा, अपना रास्ता अपने आप ही ढूंढना पड़ता है हर किसी को। मेहनत खुद की चलती है। कोई भी डेस्टिनेशन हो, कोई भी मकाम हो, कोई भी मंजिल हो, कहीं ना कहीं ये बात तो वास्तव में एक्सेप्टेबल है और ये अप्रिशिएबल भी है कि अपने रास्ते खुद ढूंढने पड़ते हैं और मंजिल की तलाश खुद करनी पड़ती है। और मंजिल की तरफ अगर बढ़ने से पहले तो हज़ारों ठोकरें अगर खाता है तो आदमी का एक रॉकिंग प्लेटफॉर्म होता है, सॉलिडिटी होती है, एक ऐसा एटीट्यूड उसमें आता है, उसको लगता है कि वास्तव में दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी, क्योंकि किसी के पुश करने से कोई पुश नहीं होता। और कहीं ना कहीं जो हमारे बराबर में ये शख्सियत बैठी है, जो एक कॉम्प्लिकेटेड सोशल दायरा है हमारे समाज का, स्पेशली वेस्ट यूपी का, उसको पूरे तौर से पढ़ने में इनकॉम्पिटेंट से नज़र आते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी एक कमाल की टेंडेंसी है कॉपरेशन कर दें। ऐसा कभी कभी मुझे इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ा मुश्किल नज़र आता है। तो रास्ते ढूंढते ढूंढते कभी कभी उम्र निकल जाती है, कभी कभी बहुत लेट हो जाते हैं। चूँकि कुछ लाइन है कि बेमौसम के पेड़ फल तो दे सकते हैं लेकिन बेमौसम के फल जायका नहीं देते। इस तरह की भी सिचुएशन पैदा होती है। इसी तरह की सामाजिक मुहिम पर अपनी राय दीजिए। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।